हेलो फ्रेंड्स, A24 सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नई टॉपिक के साथ फिर हाजिर हो गए हैं BRO SKT की, जो कि चौथी क्लास आज 3 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई। दोस्तों, अभी जाकर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप क्लास ले सकते हो। दोस्तों, आज चौथी क्लास जिसमें न्यू टॉपिक के साथ फिर हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलते हैं, न्यू टॉपिक आज का रहने वाला है, जिसमें खरीद प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण के बारे में पूर्ण डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं खरीद प्रक्रिया। खरीदार की मांग को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम संभव कीमत पर वस्तु और सेवाओं की खरीद है। मात्रा, गुणवत्ता, आयाम और साइट के संदर्भ में इसका मतलब है कि सामान सेवाएं उपयुक्त है और वे गुणवत्ता और मात्रा, समय और स्थान के संदर्भ में सर्वोत्तम संभव लागत पर खरीदे जाते हैं। हर एक व्यवसाय को उचित और खुली स्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीद प्रक्रियाओं को परिभाषित करना चाहिए, जबकि धोखाधड़ी और मिलीभगत के जोखिम को कम करना प्रत्येक व्यवसाय फर्म में सामान या सेवाएं प्राप्त करने के लिए मानक खरीद प्रक्रिया होती है। इन प्रक्रियाओं में आपूर्तिकर्ता के चयन, अनुबंध सहित खरीद चक्र के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। वार्ता, आदेश, नियुक्ति और भुगतान सभी फर्मों की खरीद प्रक्रिया होती है और उनका उपयोग किया जाता है। खर्च गतिविधि को नियंत्रित करें, सुनिश्चित करें कि उचित अनुमोदन मौजूद है और अधिक भुगतान के जोखिम को कम करते हैं। एक उचित अनुमोदन प्रक्रिया खरीद आदेश प्रपत्रों तक पहुंच को सीमित करना और हस्ताक्षरित की आवश्यकता है। एक सक्षम व्यक्ति से प्राधिकरण माल प्राप्तकर्ता और अनुमोदन का यह पृथक्करण डिजाइन किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक सक्षम व्यक्ति आमतौर पर वरिष्ठ व्यक्ति के आदेश के बारे में जानता है और पुष्टि कर सकता है कि व्यवसाय उद्देश्यों की सामग्री की आवश्यकता होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि खरीद प्रक्रिया में शामिल है। कौन कौन सी खरीद प्रक्रिया में शामिल है, इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मानक निर्धारण, उसके बाद निर्दिष्टीकरण विकास, आपूर्तिकर्ता का चयन, मूल्य विश्लेषण, वित्त पोषण, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति अनुबंध प्रशासन और सूची नियंत्रण और भंडार, उसके बाद निपटान और अन्य संबंधित कार्य। उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश में पढ़ने वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। उसके बाद खरीद दस्तावेज क्या होता है? यह एक किट है जो है कि प्रक्रिया बोली लगाने और परियोजना प्रस्ताव को प्रस्तुत करने और एक परियोजना बनाने वाले काम के पहलुओं में उपयोग किया जाता है। एक सरल तरीके से ये क्रेता और माल के आपूर्तिकर्ता के बीच संविदात्मक संबंध है या सेवाएं प्रदान करता है। आमतौर पर इन दस्तावेजों की खरीद के लिए आवश्यकता हो सकती है कोई भी अच्छी सेवाएं हो, जो इस प्रकार प्रस्ताव के लिए अनुरोध RFP क्या होता है? यह खरीद प्रक्रिया में एक प्रारंभिक चरण है। खरीदार एक आमंत्रण जारी करता है आपूर्तिकर्ता को किसी विशेष वस्तु या सेवा पर अक्सर बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, जो कि RFP होता है। उसके बाद सूचना के लिए अनुरोध RFI। सूचना के लिए अनुरोध एक मानक व्यवसाय प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं की क्षमताओं के बारे में लिखित जानकारी एकत्र करना। आमतौर पर यह अनुसरण करता है कि प्रारूप
जिसका उपयोग तुलनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह एक संभावित विक्रेता है या ए से अनुरोध किया गया है कि सेवा प्रदाता यह निर्धारित करने के लिए कि बाजार में मिलने के लिए कौन से उत्पाद और सेवाएं संभावित रूप से उपलब्ध है। यह खरीदार की ज़रूरतों और विक्रेता की पेशकश और ताकत के संदर्भ में विक्रेता की क्षमता को जानने के लिए होता है। ये RFI जो कि इंग्लिश में कोटेशन के लिए अनुरोध, जिसको शॉर्टकट में RFQ क्या होता है। कोटेशन के लिए अनुरोध एक मानक व्यवसाय प्रक्रिया होता है इसका उद्देश्य आपूर्तिकर्ताओं को विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं पर बोली लगाने के लिए प्रक्रिया में आमंत्रित करना। RFQ आमतौर पर इसका मतलब IFB बोली के लिए आमंत्रण जैसा ही है। एक RFQ में आमतौर पर प्रति आइटम मूल्य से अधिक शामिल होता है। भुगतान की शर्तें, प्रति आइटम गुणवत्ता स्तर या अनुबंध की लंबाई जैसी जानकारी का अनुरोध किया जा सकता है। बोली प्रक्रिया ये एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में काम कर सकते हैं। ये RFQ। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है। इस प्रकार के खरीद दस्तावेज संभावित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बोली प्रस्ताव और उद्धरण है। संभावित ग्राहक बंधु अनुबंध ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच अंतिम हस्ताक्षरित समझौते को संदर्भित करता है, जो कि अनुबंध का ये कार्य होता है। उसके बाद संशोधन, यह याचनाओं, प्रस्तावों और अनुबंधों में किसी भी परिवर्तन को संदर्भित करता है। संशोधन एक लिखित दस्तावेज के रूप में होना चाहिए। उसके बाद खरीद के तरीके, मेथड्स ऑफ परचेजिंग। खरीदने के कौन कौन से तरीके होते हैं। खरीदना एक कला है। गलत तरीके से सामग्री, स्टोर उपकरण और तैयार की लागत बढ़ जाती है चीज़ें। इसलिए यह जरूरी है कि खरीद प्रभावी ढंग से, कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से की जानी चाहिए। क्रय के तरीकों को मोटे तौर पर केंद्रीकृत और स्थानीयकृत खरीद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसमें पहला है केंद्रीकृत खरीद। एक बड़े संगठन में विनिर्माण इकाइयाँ कई हैं, ऐसे में केंद्रीकृत खरीदारी फायदेमंद होती है। केंद्रीकृत खरीदारी का मतलब है कि सभी खरीद एक ही खरीद विभाग द्वारा की जाती है। फायदे है, पहला, विशिष्ट और विशेषज्ञ ज्ञान उपलब्ध है। थोक खरीद के कारण लाभ उत्पन्न होता है। क्रय की लागत को कम किया जा सकता है और बिक्री मूल्य को कम किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, चूंकि बाजार की स्थितियाँ का अच्छा ज्ञान है, इसलिए अधिक नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, जब सामग्री का आयात करना होता है तो खरीदारी को केंद्रीकृत करना फायदेमंद होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अर्थव्यवस्था और परिणामों के संकलन और परामर्श में आसानी। अगला पॉइंट, यह बाजार में बदलाव का लाभ उठा सकता है। इन्वेंट्री में निवेश को कम किया जा सकता है। अन्य लाभों में अविभाजित जिम्मेदारी, लगातार खरीद नीतियाँ शामिल होती है। ये हमने केंद्रीय खरीद कौन कौन सी है इसके बारे में पढ़ लिया गया है। उसके बाद केंद्रीयकरण के संबंध में निर्णय लेते समय जिन कारकों पर विचार किया जाना है वे भौगोलिक है, पौधों का पृथक्करण, उत्पादों की एकरूपता, खरीदी गई सामग्री का प्रकार और आपूर्ति का स्थान इत्यादि। उसके बाद खरीद का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकृत खरीद में प्रत्येक विभाग या शाखा अपनी खरीदारी करता है। के फायदे स्थानीयकृत खरीद है, जिसमें पहला है, प्रत्येक पौधे की अपनी विशेष आवश्यकता हो सकती है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। दूसरा है, आपूर्तिकर्ताओं के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है,
इंडेंटिंग और प्राप्त सामग्री के बीच के समय के अंतराल को कम किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है प्रत्येक संयंत्र की तकनीकी आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद सामग्री के लिए इंडेंटिंग। भंडार विभाग सामग्री की खरीद के लिए मांग पत्र तैयार करता है और उसे खरीद के लिए भेजता है। विभाग मांग पत्र स्टॉक की पुनः पूर्ति या किसी विशेष कार्य के लिए हो सकते हैं। पूर्व कहा जाता है कि नियमित इंडेंट और बाद के लिए इंडेंट नियमित मांग पत्र समय समय पर तैयार किए जाते हैं और तब तक रखे जाते हैं जब स्टॉक के लिए विभिन्न मदों के लिए ऑर्डरिंग स्तर होता है या पहुंच गए इंडेंट की गई मात्रा प्रत्येक आइटम के लिए निर्धारित ऑर्डरिंग मात्रा के बराबर होती है। विशेष मांग पत्र है योजना या उत्पादन विभाग से प्राप्त मांगों के आधार पर उन्हें प्रमाणित किया जाना है कि इसे शुरू करने वाले विभाग द्वारा जरूरत पड़ने पर इनकी खरीदारी की जाती है। प्रत्येक दस्तावेज आमतौर पर जुड़ा होता है। पिछले संदर्भों में की सुविधा के लिए पिछले और बाद के लेन देन के साथ। उसके बाद आपूर्तिकर्ताओं को निविदाएं जारी करना। खरीद विभाग आपूर्तिकर्ताओं को निविदाएं जारी करता है जो कि टेंडर या उन्हें कागजों में प्रकाशित करता है। आपूर्तिकर्ता अपनी शर्तों को उद्धृत करते हैं। कीमत और विवरण भुगतान की कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद निविदाएं खोली जाती है जो कि टेंडर खोला जाता है और एक तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है। निविदाएं तीन प्रतियों में तैयार की जाती है जो कि टेंडर को 3 प्रतियों में अलग अलग तैयार किया जाता है। उनमें से 2 आपूर्तिकर्ताओं को भेजे जाते हैं और एक खरीद विभाग के पास रखा जाता है। आपूर्तिकर्ता मूल में अपनी शर्तों का उल्लेख करता है। निविदाओं पर विचार करते समय आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। माल की गुणवत्ता और पिछले अवसरों पर माल पहुंचाने में लगने वाले समय की जांच की जानी चाहिए। वित्तीय स्थिरता और माल पहुंचाने की क्षमता सुनिश्चित की जाए। कभी कभी कोटेशन आमंत्रित किए बिना खरीद की जा सकती है। हालात तब है जब कीमतें नियंत्रित या खरीद लंबी अवधि के अनुबंधों के तहत की जाती है या बैकलॉग की कीमतें उपलब्ध है या जब वहाँ एक लागत प्लस अनुबंध है। यदि खरीद लागत प्लस लाभ के आधार पर की जाती है तो लागत संरचना और कीमत की तर्कसंगतता की जांच की जानी है। उसके बाद खरीद आदेश देना। आमतौर पर खरीद आदेश की 6 प्रतियां बनाई जाती है। आपूर्तिकृत स्टोर निरीक्षण विभाग, स्टोर लेखानुभाग, खरीद विभाग और प्रकृति विभाग को एक एक प्रति भेजी जाती है। खरीद आदेश का कानूनी और लेखांकन महत्व है। कानूनी दृष्टिकोण से हम दोनों पक्षों को बांधता है। अनुबंध की शर्तें के लिए लेखांकन के दृष्टिकोण से उस राशि को दर्शाता है जिसे खर्च किया जाना है। यह माल को स्वीकार करने के लिए भंडार विभाग और बिल को स्वीकार करने के लिए लेखा विभाग को दर्शाता है। ये आज की क्लास जो कि पूरा कर लिया गया है। आज की क्लास में हमने खरीद प्रक्रिया से संबंधित और दस्तावेजीकरण से संबंधित पूर्ण चर्चा कर ली गई है जो कि पूर्ण डिटेल से पढ़ लिया है। दोस्तों ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।